गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। मैं हूं मुकेश कटारे। तो इस क्लास में आप सभी को मालूम है हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा के लिए पेपर 3 उसका पार्ट ए। और पार्ट ए का जो यूनिट नंबर सेकंड है, उस यूनिट नंबर सेकंड का एक टॉपिक स्टार्ट किया था, राजकोषीय नीति। ठीक है ना। तो राजकोषीय नीति जो है वो देखते हैं। इसका एक बड़ा सेक्शन जो है राजकोषीय नीति का, मैं आपको कल करवा चुका हूं। आज उसका बचा हुआ हिस्सा जो है वो अभी करवा देते हैं आपको। इसमें मुख्य रूप से रहेगा कि भारत में राजकोषीय नीति, उसके सामने क्या चुनौतियां आती हैं, वो सारी बातें। पिछली बार हमने देखा था कि राजकोषीय नीति जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक जिसे हम बोलते हैं एक्सपेंशनरी या विस्तारवादी, दूसरी होती है जिसके अपोजिट थी संकुचनात्मक, कॉन्ट्रैक्शनरी, और तीसरी थी तटस्थ। और इसके बाद इन तीनों की विशेषताएं भी आपको डिटेल में बताई गई थी कि जो एक्सपेंशनरी रहती है, विस्तारवादी राजकोषीय नीति उस समय अपनाते हैं जब सरकार को लगता है कि लोगों के पास जो है वो पैसा कैसा है, कम है। तो वो चाहते हैं कि पैसा पहुंच जाए, डिमांड बढ़े, है ना। तो उसके अपने मेरिट्स डीमेरिट्स जो थे, ये मैं आपको पिछली क्लास में पूरे डिटेल में समझा चुका हूँ। इसकी प्लेलिस्ट है, उसमें जा करके आप देख लेना। तो दोबारा से रिपीट करूँ उससे बेटर है आप वहाँ जा करके ये तीनों पॉइंट जो हैं इसके, संकुचनात्मक हो गया, विस्तारवादी हो गई और तटस्थ, तीनों नीतियों की अपनी खामियां, किस सिचुएशन में इनको लागू करेंगे, करवा चुके हैं। ठीक है। आज का जो मुख्य टॉपिक है वो है कि भारत में जो राजकोषीय नीति है, तो इस भारत में राजकोषीय नीति को कैसे तैयार करते हैं, क्या इसके उपयोग है, उन सब पर हम बात करते हैं। तो भारत में राजकोषीय नीति, इसको क्यों, किस लिए उपयोग में लाते हैं, अगर ऐसा पूछा जाए तो वही सब चीजें जो जनरली रहती है। जैसे हम भारत के संदर्भ में कि मंदी से निपटना चाहते हैं। आर्थिक मंदी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती है। तो जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है तो हमारे देश के लिए क्यों अच्छी होगी। ठीक है ना। तो जब अर्थव्यवस्था मंदी की ओर जाती है तो ऐसी स्थिति में हमें राजकोषीय नीति के द्वारा मंदी की स्थिति से उसको बाहर निकालना पड़ता है। यानी सरकार क्या करेगी, खर्च बढ़ा देगी, पब्लिक के पास पैसा ज्यादा पहुंचाएगी, टैक्स की जो रेट है वो कम कर देगी, रोजगार के नए अवसर मिलने लगेंगे। दूसरा रहता है कि टू कंट्रोल रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, महंगाई को नियंत्रण में रखना है। महंगाई जब बहुत अधिक हो जाती है तो वो भी समस्याएं क्रिएट करती है। तो महंगाई जब बहुत अधिक है तो ऐसी स्थिति में भी फिस्कल पॉलिसी काम करेगी। यानी यहाँ लोगों से पैसा सरकार अपने पास बुलाना चाहेगी, टैक्स ज्यादा लगा देगी, सरकारी जो खर्च हैं जैसे मुफ्त की शिक्षा है वो बंद कर देगी, मुफ्त का इलाज बंद कर देगी। जब हम अपनी जेब से शिक्षा पर भी खर्च करेंगे, इलाज पर भी खर्च करेंगे, मतलब पूरी पब्लिक। अभी कुछ लोग इस मुफ्त में मिलता है, बाकी सब लोग अपनी जेब से करते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि पब्लिक के पास पैसे की कीमत कम हो जाएगी, पैसे की कमी हो जाएगी। तो बाजार में वो चीजें खरीदने जाते हैं, उसके लिए पैसा वो ज्यादा दे ही नहीं पाएंगे। तो इस हिसाब से भी जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन को मैं डिटेल में आपको एक बार फिर से समझा दूंगा, पूरे इसके कंसेप्ट कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इसके कौन कौन से टूल होते हैं, तो वहां पर अलग से इसको समझ लेंगे। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए यानी फंडामेंटल स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हो, चाहे वो सड़क हो, रेलवे हो, बंदरगाह हो, तो ये सब चीजें डेवलपमेंट करने के लिए भी राजकोषीय नीति का उपयोग है, यूटिलाइजेशन है। सोशल वेलफेयर के लिए भी आ जाएगा, चाहे वो गरीबी उन्मूलन हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, तो इन सब के लिए पॉइंट आएगा। कृषि क्षेत्र का विकास, जो चाहे सरकार सब्सिडी दे, ऋण दे, उद्योगों के प्रोत्साहन की बात करें, वहां पर भी ये सारी बातें आ जाती है। अब आते हैं, आपसे पूछा जाए कि बताओ भारत में राजकोषीय नीति के कौन कौन से उपकरण हैं, या भारत में राजकोषीय नीति के कौन कौन से टूल हैं, तो उस टूल के रूप में सबसे पहले नंबर पर लिखेंगे हम टैक्स, कर। तो कर, टैक्स क्या होता है, टैक्स की डेफिनेशन से मतलब है ये एक अनिवार्य अंशदान है जो बिना किसी सुविधा के बदले में लिया जाता है।
इसको टैक्स को हम ऐसे ही परिभाषित करेंगे ना, टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो सरकार क्या करेगी, आयकर इनकम टैक्स, कॉरपोरेट कर जिसे निगम कर कहते हैं। आयकर और निगम कर ये दोनों डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। आयकर हमें मालूम है व्यक्ति की अपनी इनकम पर टैक्स लगता है, और ये निगम कर जो कॉरपोरेट है ये ऑर्गेनाइजेशन की इनकम पर लगता है ना। कुछ साल पहले तक अगर पुराने आप नोट्स पढ़ते हो तो हमें अगर ये पूछा जाता है कि बताओ सरकार की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, तो हम निगम कर करते थे। लेकिन अब निगम कर नहीं, सरकार की सबसे ज़्यादा इनकम जो है इनकम टैक्स से होती है। जब से निर्मला सीतारमण जी का राज है तब से आयकर बहुत ज़्यादा है ना। तो ये दोनों डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस यानी जिस पर लगाए जाए उसका पेमेंट वही करेगा। फिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। तो विभिन्न प्रकार के टैक्सेस की रेट में बदलाव करके, चाहे इनको बढ़ाना हो, चाहे इनको कम करना हो, जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से सरकार राजकोषीय नीति के अंतर्गत ये काम करती है। तो रेवेन्यू को एकत्रित करती है और इससे राजस्व अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। जीएसटी बढ़ जाएगा तो नेचुरल सी बात है कि पब्लिक को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स बढ़ जाएगा तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अभी भारत में इनकम टैक्स मात्र 2.5% के आसपास लोग भरते हैं, है ना। तो एक तरीके से कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि इनकम टैक्स को समाप्ति कर देना चाहिए। 2.5% आबादी, बाकी 97.5% आबादी का बोझ अपने कंधों पर लेके क्यों घूमेगी। अलग टॉपिक, अलग कभी बात करेंगे। दूसरा टूल आता है भारत सरकार की राजकोषीय नीति के लिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय। मैं आपको पहले भी इसकी जानकारी दे चुका हूं, फिर समझ लो। सरकारी व्यय, व्यय से मतलब है खर्च करना। वह व्यय जो सरकार करे, आप ना करें तो सरकार किस पर खर्च करती है। जैसे हॉस्पिटल बनाएगी, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी करेगी, तो यानी स्वास्थ्य पर किया जाने वाला खर्च। ऐसे ही एजुकेशन पर किया जाने वाला खर्च, डिफेंस पर, यानी वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर जो सरकार करती है, चाहे वो रेल बनाए, पुल बनाए, सड़क बनाए, बंदरगाह बनाए, एयरपोर्ट बनाए, है ना। इवन सरकार अपने एम्प्लॉइज को भी जो पैसा देती है वो भी सरकारी खर्च है। तो ये सब जो सरकार व्यय करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसको बढ़ाकर, इसमें कमी करके, जैसी जरूरत होगी समय की उस हिसाब से सरकार राजकोषीय नीति के अंतर्गत ये अपनाती है। ठीक। दूसरा हो गया, ये भारत सरकार के हम टूल बात कर रहे हैं। हालांकि यही सब चीजें ओवरऑल इफेक्टिव रहती हैं, भारत सरकार के नाम से ना भी पूछे तो भी यही सब चीजें चलती है। तो भारत में राजकोषीय नीति का तीसरा जो टूल है, तीसरे टूल के अंतर्गत क्या आ जाएगा, जो आएगा जिसे नाम देंगे हम सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण यानी पब्लिक डेब्ट कहते हैं, ऋण जो सरकार ले। तो सरकार क्या करती है कि हमारी जो सरकार है, हम विकासशील देश में रहते हैं, तो विकासशील देश में सरकार खर्च ज्यादा करती है और उसकी इनकम कम होती है। अब जब खर्च ज्यादा कर रहे हैं आप, इनकम कम है, इसका मतलब आपको घाटा हो रहा होगा। मान के चलो कि सरकार की इनकम है 1,000 करोड़ रुपए और खर्च कर रही है सरकार एक साल में 2,000 करोड़ रुपए, तो 1,000 करोड़ का घाटा हुआ। अब ये 1,000 करोड़ घाटा हुआ, ये आएगा कहाँ से पैसा क्योंकि आपकी इनकम तो है नहीं। तो इस 1,000 करोड़ की पूर्ति के लिए आपको ऋण लेना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा। तो ये सार्वजनिक ऋण कहलाता है। सार्वजनिक ऋण बढ़ता जाएगा, यानी सरकार अगर कर्ज लेती जाएगी तो कर्ज का हमें ब्याज भी चुकाना है, ब्याज हमें रेगुलर बेसिस पे, और जो अमाउंट लिया है वो भी तो एक दिन हमें चुकाना ही पड़ेगा ना। तो इससे भी प्रभाव पड़ता है। कई राज्य सरकारें आज हमारे देश में कंगाल होने की स्थिति में हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे कर्नाटका हो, ये तो कांग्रेस शासित हो गए। बीजेपी शासित राज्यों की भी यही स्थिति है। मध्य प्रदेश का भी आप उदाहरण ले सकते हो। मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर कर्ज का भारी भरकम बोझ है। तो ये सार्वजनिक ऋण आ गया। ठीक है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूं। आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं और ऐसा क्वेश्चन मुख्य परीक्षा में जो करंट से रिलेट करे, यानी समसामयिक चीजों से रिलेट करे, वो हमेशा ऐसा उत्तर अच्छा माना जाता है। तो आपने राजकोषीय नीति को बताया, उसमें यदि आप कुछ एग्जाम्पल डाल देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे कोविड-19 के दौरान क्या हुआ था, भारत सरकार ने कई सारी चीजें चेंज की थी। जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान करके चलाया, है ना। चूंकि कोविड माना गया कि चीन से फैला हुआ है, तो अब हम ये चाह रहे हैं कि अपनी सारी चीजें यहीं पर बनाएं,
हम दूसरे देश पर डिपेंडेंसी खत्म कर दें। तो भारत सरकार ने ये आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की थी, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को क्या करना चाह रहे हैं, बढ़ावा देना चाह रहे हैं। तो इसके लिए अलग अलग तरीके के उपाय किए, यानी विभिन्न प्रकार की राजकोषीय नीति या राजकोषीय उपाय किए। तो वो कैसे, आखिर हम प्रोडक्शन कर क्यों नहीं पा रहे हैं जो दूसरे देशों से सामान मंगाते हैं? क्योंकि हमारे पास बुनियादी ढांचा नहीं है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर नहीं है। तो फंडामेंटल स्ट्रक्चर के विकास पर ज्यादा फोकस किया गया। आज देश में सड़कों का नेटवर्क बड़ा अच्छा किया जा रहा है, अच्छी सड़कें बनाई जा रही है ना। अलग अलग औद्योगिक सेक्टर को विभिन्न प्रकार के राहत पैकेज दिए गए। तो राहत पैकेज से जैसे या तो उनको लंबे समय से टैक्स से छूट दे दी, या उनको मशीनों के आयात पर कुछ छूट दे दी। तो ये सब चीजें चलाई थी ना भारत सरकार ने। तो ये भी तो सरकार से पैसा कहाँ जा रहा है, पब्लिक में जा रहा है। यानी मंदी के दौर से हमें निकालना चाहती है। कोविड-19 की स्थिति थी, लॉकडाउन लगा था, सारी चीजें रिसेशन में चली गई थी, लोगों के जॉब छूट गए थे। ठीक है। तो ये सब चीजें जो है सरकार करती है विभिन्न प्रकार के। तो आर्थिक पैकेज देती है। तो आर्थिक पैकेज जो अलग अलग सेगमेंट के लिए थे, किसानों के लिए भी चलाए, मजदूरों के लिए भी चलाए, गरीबों के लिए भी चलाए। गरीबों को मुफ्त में राशन देने की योजनाएं चलाई गई। उस पैकेज को धीरे धीरे सरकार बढ़ाती भी जा रही है। ठीक। जीएसटी में भी देखो होता क्या है कि जीएसटी में उनकी जो काउंसिल है उसकी मीटिंग होती है। वो आप देखते होंगे कि वो चेंज करती रहती है कि अब इस पर इतना टैक्स लिया जाएगा। टैक्स की प्रक्रिया को सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करते हैं, टैक्स की चोरी रोकने का काम भी करते हैं। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के लिए भी भारत सरकार ने काफ़ी काम किए हुए हैं, यानी कृषि उत्पादन बढ़े, किसानों की आय बढ़े। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना चलाई गई, 6,000 रुपये दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना चलाई जा रही है एमपी में, 4,000 रुपये उसमें दिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, एग्जाम्पल हैं कि हाँ राजकोषीय नीति के तहत ये चीज़ें की जाती हैं। बुनियादी ढांचे को भी आप उल्लेखित कर सकते हो कि सड़कें हैं, रेलवे हैं, बंदरगाह हैं, हवाई अड्डे हैं। फिर इसमें डिजिटल इंडिया के तहत भी हमें देखने को मिला कि भारत सरकार के द्वारा इसमें काफ़ी काम किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी यहाँ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है फास्ट स्पीड ब्रॉडबैंड, क्योंकि उसी से तो चलेगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा नए प्रकार के एप्लीकेशंस डेवलप किए जा रहे हैं। सेवाओं को, ज़्यादा से ज़्यादा सेवाओं को आपके मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा दिया जा रहा है। नागरिकों की भागीदारी बढ़ाई जा रही है, नागरिकों को सेवाएं देने की कोशिश की जा रही है। तो आप इनमें से 2-4 एग्जाम्पल लिख सकते हो। अब आता है कि भारत में राजकोषीय नीति जो है, फिस्कल पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, कि कौन के क्या ढांचा है, कौन काम करता है। तो मुख्य रूप से हमारे देश में फिस्कल पॉलिसी जो है वो वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम यही है। वो ये इसको लीड करती है, अलग अलग लोगों से उसके लिए सपोर्ट लेगी, हेल्प लेगी। तो राजकोषीय नीति के तहत क्या क्या आते हैं, वेदांत कटारे गणपति बप्पा मोरिया। आप गणपति बप्पा मोरिया, वेदांत जी कैसे हैं वेदांत जी? चलो आगे बढ़ते हैं। तो राजकोषीय नीति बनाने की प्रक्रिया, जैसे शुरुआत करते हैं बजट से। क्योंकि देखो इसमें हम पढ़ क्या रहे थे कि टैक्स एक टूल है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक टूल है, तीसरा ऋण एक टूल है। तो टैक्स वाला जो फॉर्म चीजें हैं कि नया टैक्स लगाना, बने हुए टैक्स को हटाना, टैक्स की रेट चेंज करना, ये किस पर आएगा? ये भी बजट में ही तो आता है। सरकार खर्च बढ़ाती है, यानी बजट के तहत ही तो स्कीमें चलाती है। तो राजकोषीय नीति के तहत सबसे पहले बजट। अब बजट के बारे में हम जानते हैं ना, बजट एनुअली तैयार होता है, आने वाले वर्ष के लिए होता है ना। तो बजट वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक। तो इसमें कितना खर्च होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उन सबसे जानकारी ली जाती है। यहाँ हम डिटेल में बजट की बात नहीं करेंगे, बजट को मैं अलग से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक। बजट तैयार हो गया, बजट के बाद फिर तैयार होने के बाद क्या किया जाता है, संसद में प्रस्तुत किया जाता है ना। तो संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? सामान्यतः वित्त मंत्री करता है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि नहीं वित्त मंत्री को ही करना पड़ेगा, कोई भी कर सकता है। इवन हमारे देश में प्रधानमंत्री भी करते हैं। पहले लोकसभा में रखा जाता है, बाद में राज्यसभा में रखा जाता है ना। तो वर्तमान में हमारे निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा रखा गया, बजट बनाया गया, संसद में प्रस्तुत किया गया। फिर उसमें जो भी डिस्कशन होता है, कमी कटौती होने के बाद संसद उसको पास कर देती है।
पास कर देते हैं, उसके बाद फिर वह कानून बन जाता है। यानी आने वाले वर्ष में सरकार को अधिकार मिल जाता है कि उस नए नीतियों के तहत वो टैक्स वसूल करेगी, उसी के हिसाब से अलग अलग मंत्रालयों को खर्च करने की जिम्मेदारी मिलती है। तो जो सरकार के मंत्रालय हैं, विभाग हैं, वो उस बजट को क्या करते हैं, क्रियान्वित करते हैं, लागू करते हैं, है ना। तो ये किस में आ गया कि भारत में फिस्कल पॉलिसी जो है, तो फिस्कल पॉलिसी को वित्त मंत्रालय तैयार करता है। और थोड़ा सा अगर गहराई में बात करें कि इस वित्त मंत्रालय के द्वारा जो राजकोषीय नीति तैयार की जाती है, तो इसके लिए और भी कई संस्थाओं की सहायता ली जाती है। जैसे वित्त मंत्रालय तो है ही मुख्य रूप से, नीति आयोग, वर्तमान में नीति आयोग, इसके पहले योजना आयोग भी बड़ी भूमिका निभाता था, अब नीति आयोग भी भूमिका निभाता है। नीति आयोग, चूंकि ये कहा जाता है कि नीति आयोग जो है वो क्या कर रहा है, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग दोनों में अंतर बताते हैं कि प्लानिंग कमीशन ऊपर से योजनाएं बनाता था और नीचे भेज देता था, यानी केंद्र स्तर पर योजनाएं बनाई जाती थी और उनको फिर राज्य और ग्राम स्तर पर भेजा जाता था। नीति आयोग ने कहा कि नहीं, ये तो कमियां हैं, इसको चेंज कर दो, योजनाएं बनाओ ग्रास रूट लेवल पर और उसके बाद ऊपर की ओर भेजो कि हमें जरूरत ये है, अब आप फंड दो। तो नीति आयोग एक प्रकार से हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय जो विकास की योजनाएं हैं वो तैयार करता है। तो वो भी फिस्कल पॉलिसी के लिए एक प्रकार से सलाह तो देता ही है ना। नीति आयोग जो अपने एडवाइस देगा, मंत्रालयों को मानना पड़ता है, क्योंकि नीति आयोग का मुखिया यानी उसका हेड कौन है, पदेन अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर है ना। तो नीति आयोग भी ये काम करता है। आरबीआई भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। तो आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति तैयार की जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी, जो राजकोषीय नीति से अलग होती है, उस पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो पॉलिसी भी राजकोषीय नीति से कनेक्ट करती है या उसको प्रभावित करती है, तो वो भी इसमें आ जाए। अपार्ट फ्रॉम नीति आयोग, आरबीआई एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री, अलग अलग जो मिनिस्ट्री हैं वो भी तो काम करती हैं, क्योंकि हर मंत्रालय की अपनी योजनाएं हैं। हर मंत्रालय की उन योजनाओं को पूरा करने के लिए अपना बजट सिस्टम है, तो वो भी जरूरी होता है, उस पर भी विचार किया जाता है। संसद भी इसमें आएगी, क्योंकि संसद की परमिशन के बिना एक भी पैसा ना तो सरकार खर्च कर सकती है ना ले सकती है। यानी जो हमारे देश का पूरा पैसा है वो कहाँ रखा रहता है, उससे बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 2666 में इसके बारे में लिखा है कि भारत की संचित निधि संचित निधि से पैसा निकालना हो या संचित निधि में पैसा डालना हो, दोनों ही स्थिति में क्या चाहिए, संसद की अनुमति चाहिए। इसलिए संसद क्या करती है, फिस्कल पॉलिसी एक तरीके से बजट, तो उस पर चर्चा करती है, उसे पास करती है, उसमें कटौती करती है। इसके अलावा अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है या अन्य अर्थशास्त्री हैं, उनसे भी सलाह ली जाती है कि देश में सिचुएशन ऐसी चल रही है, क्या करना चाहिए, तो वो भी इसका हिस्सा हो जाते हैं। क्लियर है ये? तो ये अगर पूछा जाए कि इसमें कौन कौन से संगठन आते हैं, तो इन जनरल हम ये लिख सकते हैं। अब यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की राजकोषीय नीति के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं या चैलेंजेस क्या हैं, तो वो चुनौतियों की भी बात कर लेते हैं। चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे देश में राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट जिसे बोलते हैं। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं। घाटे का मतलब ये है कि आपकी जितनी इनकम है उससे ज्यादा आप खर्च कर रहे हो। यानी राजकोषीय घाटा से मतलब ये हो गया कि सरकार की टोटल इनकम, ग्रॉस इनकम, या जिसे मैं लिखूं सकल आय, और इसमें से टोटल सरकार जो खर्च करती है सकल व्यय यानी टोटल एक्सपेंडिचर, ये घटा दो और फिर यदि नेगेटिव आता है तो उसको बोलते हैं डेफिसिट, घाटा। और ये क्या है, यानी कि ये राजस्व घाटा हो गया। यहाँ क्या लिखना चाहिए कि सरकार की पूरी इनकम से मतलब, देखो बजट जो रहता है ना, बजट दो भागों में बटा रहता है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। एक कहलाता है रेवेन्यू, राजस्व वाला सेक्शन, और दूसरा जो कहलाता है कैपिटल यानी पूंजीगत वाला सेक्शन। तो बजट में ये दोनों हिस्से जो हैं, यानी सरकार को इनकम राजस्व वाले हिस्से में भी होती है जिसमें टैक्स आ जाते हैं, और पूंजीगत में टैक्स नहीं आते, इसमें सरकार की जो कंपनियां हैं उनको होने वाला प्रॉफिट या सरकार के द्वारा लिए गए ऋण रहते हैं। तो ओवरऑल भारत सरकार को जो भी इनकम होती है वो उसकी इनकम और सरकार के द्वारा जो भी खर्च किए जाते हैं वो उसके खर्च, उनको बैलेंस किया जाए और फिर यदि नेगेटिव आता है तो उसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा।
तो भारत सरकार की बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारी सरकार के बजट में आप देखोगे, चाहे राज्य सरकार का हो चाहे देश का हो, बजट घाटे का ही बनता है। अब घाटे का बजट बन रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार को हर बार घाटे की पूर्ति के लिए कर्ज लेना पड़ेगा ना। तो कर्ज लेना पड़ेंगे, इसका मतलब है कि कर्ज को चुकाने के लिए हमें ब्याज भी चाहिए, और बाद में जो लिया गया कर्ज है पर्टिकुलर टाइम के लिए लिया होगा, तो उस समय अवधि के पश्चात आपको मूलधन भी तो चुकाना पड़ेगा। तो ये बड़ी चुनौती है। सरकारें कर्ज लेती जा रही हैं लोक लुभावन स्कीमों के अंतर्गत। सरकार, हमारे देश का ढांचा ये है कि कोई भी पार्टी 5 साल के लिए आती है, 5 साल के लिए वो सीएम और मंत्री बने, वो बस 5 साल अपनी सरकार चलाना चाहते हैं। इसके लिए वो कर्ज ले लेंगे, कर्ज का भुगतान आने वाली सरकार देखेगी। मैं आपको एक उदाहरण दूं, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का बता रहा हूँ। एमपी में, मध्य प्रदेश में एक सड़क परिवहन निगम, जिसे एमपी एसआरटीसी बोलते थे, पहले इसका नाम आरटीसी हुआ करता था, मध्य प्रदेश रोड ट्रेवल कॉरपोरेशन, मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम, यानी इनकी बसें चलती थी, सरकारी बस, जिसे रोडवेज बोलते थे। छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो इसका नाम हो गया एमपी एसआरटीसी, मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रेवल कॉरपोरेशन। अब ये जो कॉरपोरेशन है, इसमें 75% पैसा और 25% पैसा, 25% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की थी और 75% हिस्सेदारी राज्य सरकार की थी। इसको 2005 में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने बंद कर दिया। ठीक है, बंद कर दिया, यानी इनकी अपनी बसें थी, इनके अपने बस स्टैंड थे, इनके अपने डिपो थे, वो सारी चीजें बर्बाद हो गई। आज के न्यूज़पेपर में था कि वर्तमान सरकार, मोहन यादव सरकार के द्वारा फिर से इसको चलाने की बात की जा रही है। तो अब आप देखो स्थिति क्या है कि वही योजना एक बंद कर दी और अब आप 20 साल बाद फिर उसको चलाने जा रहे हो। क्यों बंद कर दी थी? तो बहाना बनाया गया या बोला गया कि घाटे में जा रहा है ना। हालांकि इसके पीछे राजनीति थी, घाटे में जाने के पीछे। आज अगर आप एक बस खरीदते हो, एक आपको ड्राइवर लगेगा बस पर, एक कंडक्टर लगेगा, एक हेल्पर लगेगा, 3 लोग लगेंगे और उससे ये बस आपकी ऑपरेट हो जाएगी। आपको डीजल चाहिए तो डीजल पंप से भरवा लोगे। बस में कोई टूट फूट होती है तो जो किसी भी उसमें जाकर के वर्कशॉप में आप रिपेयर करवा लोगे। सुबह बस चलेगी, शाम को वापस आएगी, तुरंत कैश लेके आएगी। यही तो होगा ना। यानी एक बस के ऊपर सिर्फ 3 लोग लगे हुए हैं। रोडवेज की जो बसें थी, स्थिति ये कर दी गई थी कि एक बस के ऊपर लगभग 22 एम्प्लॉइज, 22 कर्मचारी, तो फिर वो कहां से प्रॉफिट में चलेगा। तो राजकोषीय घाटा ये बड़ी चिंता है। किसमें? फिस्कल पॉलिसी में। अगर ये घाटा है तो इसका मतलब है आपके देश की स्थिति अच्छी नहीं है। फिर आता है रेवेन्यू कलेक्शन, राजस्व संग्रह। होता क्या है कि कई सारे लोग जिनको जितना टैक्स देना चाहिए वो नहीं देते हैं। वो पहले तो टैक्स में चोरी करते हैं, फिर के अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की टैक्स में छूट ले लेते हैं। तो टैक्स देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, टैक्स की छूट ले रहे हैं, यानी सरकार के पास आने वाला पैसा है उसकी कमी हो जाती है। मैंने आपको बताया कि हमारे देश में मात्र 2.5% आबादी ही इनकम टैक्स भरती है, लेकिन अन्य लोग नहीं भरते हैं। तो ये भी तो विसंगति है। तो इससे क्या होता है, ये चुनौती है कि कैसे इनकम को बढ़ाया जाए। इनकम ज्यादा होगी तभी तो काम ठीक से होंगे ना। अगली चुनौती, अगला चैलेंज क्या लिख सकते हो? पॉलिटिकल प्रेशर रहता है। हम चूंकि विकासशील देश हैं, आबादी ज्यादा है, डेमोक्रेटिक है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में विभिन्न प्रकार के दबाव समूह काम करते हैं, खासकर राजनीतिक दबाव समूह। राजनीतिक रूप से वो क्या करते हैं, कई सारी ऐसी योजनाएं जो प्रोडक्टिव नहीं है फिर भी चलाई जाती हैं। चुनाव लड़ना है, हम आपका कर्ज माफ कर देंगे, या हम आपका बिजली का बिल माफ कर देंगे, या हम आपको 3,000 रुपए महीने में देंगे। क्यों देंगे? मुफ्त में देंगे। दूसरी तरफ एक व्यक्ति कर्ज लेता है, उसका ईएमआई भरता है, और एक तरफ सरकार बोलती है कि ठीक है हम कर्ज माफ कर देंगे, बिजली जलाई है बिजली माफ कर देंगे। राजनीतिक दबाव है ना। तो जो आप कर्ज माफ कर रहे हो, बिजली माफ कर रहे हो, आखिर वो बिजली का पैसा फिर भर कौन रहा है? वही टैक्स पेयर। तो राजनीतिक दबाव के कारण भी सरकार को कई बार लोकप्रिय स्कीमें चलानी पड़ती हैं जो प्रोडक्टिव नहीं होती हैं, टिकाऊ नहीं होती हैं, वो अर्थव्यवस्था को नेगेटिवली प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट फिर आता है अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल फैक्टर। अंतरराष्ट्रीय फैक्टर भी आते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव हो,
अगर विश्व के दूसरे देशों में मंदी का दौर है तो हम बच नहीं सकते, हमारी अर्थव्यवस्था उनसे डायरेक्टली रिलेटेड, तो उसका प्रभाव वो भी है, वो भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। हम अपने देश में कुछ और करना चाहते हैं, इंटरनेशनल सिचुएशन कुछ और हो गई है, तो वो किया धरा सब बेकार हो जाता है। तो ऐसे 3-4 पॉइंट बना करके आप उन राजनीतिक चुनौतियों को मेंशन कर सकते हो। मैं समझता हूं फिस्कल पॉलिसी को लेकर के जो क्वेश्चन आएगा वो हो जाता है कंप्लीट। अब फिस्कल पॉलिसी के तहत जैसे बजट की बात की गई थी, तो बजट में आपको कल के लेक्चर में समझा दूंगा कि बजट कैसे बनता है, कौन बनाता है, क्या क्या इसके पार्ट होते हैं, रेवेन्यू वाला सेक्शन क्या है, कैपिटल वाला सेक्शन क्या है, राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है। सो वेट फॉर टुमारो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक करके जाएं, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक का ऑप्शन भी, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आपके डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, और इस वेबसाइट पर जाकर के भी आप व्हाट्सएप के द्वारा हमसे बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना। अंत में आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड गुड लक।